हेलो। आज हम RT-PCR अर्थात रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे पूरे टेक्निक को। ये जो रियल टाइम PCR टेक्निक है वर्तमान समय में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इस समय में हम देखते हैं कि जितने कोविड-19 के पेशेंट हैं उन पेशेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की जानकारी RT-PCR के थ्रू प्राप्त होती है। ये RT-PCR टेक्निक इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में nCoV-19 या SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए और इसके अतिरिक्त अन्य RNA वायरस के डिटेक्शन के लिए इस टेक्निक को बहुत अधिक मात्रा में वर्तमान समय में उपयोग में लिया जा रहा है। ये RT-PCR टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एक मॉडिफाइड स्वरूप है या उसका एक एडवांस वर्जन है। RT-PCR को समझने से पूर्व हमें जो PCR टेक्निक है उस PCR टेक्निक को समझना पड़ेगा और PCR टेक्निक और RT-PCR टेक्निक के लिए बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आवश्यक होती है। उसके साथ साथ में एक थर्मोसाइक्लर और उसके साथ जुड़ा हुआ स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है, उसकी आवश्यकता होती है। ये रियल टाइम PCR क्या है, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, रियल टाइम PCR को समझने से पूर्व हम जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR है उसका एक ओवरव्यू यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। और PCR जैसा हम जानते हैं इसकी एक चक्र को पूर्ण होने के लिए, एक साइकिल को पूर्ण होने के लिए 3 स्टेप्स इसके पूरे किए जाते हैं। जो पहला स्टेप है वो DNA डीनेचुरेशन कहलाता है, जिसमें कि PCR या थर्मोसाइक्लर के द्वारा टेम्परेचर को 95 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है, जहां पर डबल स्ट्रैंडेड DNA वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA के मध्य में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन होते हैं और 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मोसाइक्लर के द्वारा अब PCR के पहले चक्र में टेम्परेचर को 58 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है, जहां पर सैंपल ट्यूब के अंदर उपस्थित फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स इन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के ऊपर अपने रेस्पेक्टिव एंड्स पर जाकर अटैच हो जाते हैं। इस स्टेप को प्राइमर एनिलिंग स्टेप के नाम से जाना जाता है। थर्मोसाइक्लर के द्वारा अब टेम्परेचर को 72 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है, जहां पर एक्सटेंशन की प्रक्रिया या इलंगेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और इस प्रक्रिया में माध्यम या सैंपल ट्यूब के अंदर उपस्थित DNA पॉलीमरेसेस जो कि हीट रेजिस्टेंट पॉलीमरेस होते हैं, ये हीट रेजिस्टेंट पॉलीमरेस जो अत्यधिक उच्च ताप पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और उन सब में लोकप्रिय एक टैक पॉलीमरेस एंजाइम है जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किया गया है, उसको उपयोग में लिया जाता है। उसके साथ साथ और अनेक प्रकार के DNA पॉलीमरेस इन दिनों में ज्ञात है, जिनको अपनी आवश्यकता अनुसार PCR स्टेप्स के अंदर अलग अलग प्रयोगशाला में अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से उपयोग में लिया जाता है। ये जो PCR टेक्निक है, इस टेक्निक को सर्वप्रथम कैरी मुलिस ने 1985 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 1993 के अंदर डॉक्टर कैरी मुलिस को रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस PCR प्रोसेस या टेक्निक के अंदर जो DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA की सीक्वेंस को कुछ ही कम समय में मिलियंस और बिलियंस
कॉपीज उसकी तैयार हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक चक्र के अंदर डीएनए की क्वांटिटी डबल होती है। और अगर इनिशियली हमारे पास एक डीएनए की सीक्वेंस है तो पहले चरण में उसकी संख्या 2 हो जाएगी, तीसरे चरण में उसकी संख्या 4 हो जाएगी, तीसरे चरण में उसकी संख्या 8 हो जाएगी। इस प्रकार से 2n की दर से प्रत्येक चक्र में डीएनए की सीक्वेंस अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करती रहेगी और कुछ ही समय में जिस डीएनए सीक्वेंस को हमने प्रारंभ में लिया था उसकी संख्या लाखों करोड़ों में प्रक्रिया की पूर्ण होने पर हमें प्राप्त होगी। जो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इस रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जैसा हम इस इमेज में यहाँ पर देखते हैं, इस इमेज के अंदर हम देखते हैं नीचे की तरफ एक थर्मोसाइक्लर है या पीसीआर है और इस पीसीआर की यह एक प्लेट है जिसको बेच प्लेट या पीसीआर प्लेट्स के नाम से हम जानते हैं। इस पीसीआर प्लेट में 96 तक वेल्स हो सकते हैं। इन 96 वेल्स में पीसीआर ट्यूब्स को प्लेस किया जाता है। इस इमेज के ऊपर की तरफ हम देखते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और ये स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर इस पीसीआर में बनने वाली डीएनए की क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करता रहता है। इस पीसीआर में प्रत्येक साइकिल के पश्चात बनने वाली क्वांटिटी को स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर के थ्रू ज्ञात किया जाता है। स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर इन पीसीआर ट्यूब्स के अंदर उपस्थित फ्लूरोफोर को एक प्रकाश सोर्स के माध्यम से एक्साइट करता है और इन एक्साइटेड फ्लूरोफोर से निकलने वाली जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, इन एमिशन स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर में उपस्थित सीसीडी कैमरा के द्वारा निरंतर इनके आंकड़ों को प्राप्त किया जाकर इनका विश्लेषण किया जाता है। इस इमेज के अंदर हम स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर के सिद्धांत को समझ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं इसमें एक टंगस्टन बल्ब है। इस टंगस्टन बल्ब के द्वारा हम जो स्पेसिफिक लाइट बीम है उस लाइट बीम को फिल्टर्स के माध्यम से प्राप्त करते हुए एक मिरर के थ्रू पीसीआर ट्यूब्स पर रिफ्लेक्ट कराते हैं। इस पीसीआर ट्यूब्स में फ्लूरोफोर पहले से ही उपस्थित रहते हैं। ये फ्लूरोफोर प्राप्त जो लाइट बीम है इसके द्वारा एक्साइटेड होते हैं और फ्लोरेसेंट सिग्नल्स एमिट करते हैं। इन सिग्नल्स को फिर मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट करवाकर सीसीडी कैमरा द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं और सीसीडी कैमरा के द्वारा रिकॉर्डेड इन फ्लोरेसेंट सिग्नल्स को कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषण कर सैंपल्स में डीएनए की क्वांटिटी को प्रत्येक चक्र में बनने वाले जो डीएनए की क्वांटिटी है उसकी मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। जो पीसीआर और आरटीपीसीआर टेक्निक है उसमें यही एक बड़ा अंतर है। पीसीआर के अंदर हम जो डीएनए की क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को पीसीआर की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही ज्ञात कर सकते हैं, जबकि आरटीपीसीआर के अंदर हम डीएनए की बनने वाली क्वांटिटी को प्रत्येक चक्र के पश्चात लगातार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर से आने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये रियल टाइम पीसीआर जो है किसी भी रियल टाइम पर बनने वाले डीएनए की क्वांटिटी को मेजर करने की एक टेक्निक है। आरटीपीसीआर के अंदर जैसा हम यहाँ देख रहे हैं पीसीआर के अंदर से थोड़ा सा भिन्न इसकी आवश्यकताएं होती है, लेकिन एक सामान्य पीसीआर के लिए हमें जो डीएनए की सीक्वेंस यानी पेरेंट डीएनए जिसकी प्रतिलिपियां तैयार करनी है उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही हमें डीएनए के कंटेंट्स की आवश्यकता होती है
जिनको हम DNTPs के नाम से जानते हैं। ये 4 DNTPs DCTP, DATP, DGTP, DTTP इनकी आवश्यकता होगी। इसके साथ हमें प्राइमर्स की आवश्यकता रहती है। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स होते हैं, इनको सैंपल ट्यूब्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और साथ ही हमें हीट रेजिस्टेंट DNA पॉलीमरेज, जो कि मैंने पूर्व में बताया है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, इसको यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डिटेक्टर है इसकी आवश्यकता रहेगी रियल टाइम पॉलीमरेज के लिए। और ये डिटेक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें साइबर ग्रीन एक डिटेक्टर है, एक फ्लोरेसेंस डाई है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ड्यूअल हाइब्रिडाइजेशन प्रॉब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक तीसरे प्रकार के जो डिटेक्टर्स हैं जिनको हाइड्रोलिसिस प्रॉब्स या टैकमैन के नाम से जानते हैं, इनको उपयोग में लिया जाता है। स्कॉर्पियन प्रॉब्स भी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिए जा सकते हैं। और मॉलिक्यूलर बीकन्स, ये एक अन्य प्रकार के डिटेक्टर्स हैं, इनको भी PCR टेक्निक के अंदर उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार जब हम इस सैंपल ट्यूब को देखते हैं तो इस सैंपल ट्यूब के अंदर मास्टर मिक्स के रूप में DNTPs, पेरेंट DNA प्राइमर और हीट रेजिस्टेंट DNA पॉलीमरेसेस, इसके साथ साथ ये प्रॉब्स जो है इनको उपयोग में लिया जाता है। अब हम ये जो 2 महत्वपूर्ण जो फ्लोरेसेंट डिटेक्टर्स हैं उन डिटेक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें जो पहली प्रकार का है वो है साइबर ग्रीन, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिटेक्टर है। उसको हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे, उसका डिटेल्स। साथ ही जो दूसरी प्रकार का डिटेक्टर है जिसको कि स्पेसिफिक डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है, और उसको पॉपुलर, उसका प्रचलित जो नाम है वो टैकमैन प्रॉब के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। ये टैकमैन एक प्रॉब होता है, जबकि जो साइबर ग्रीन है ये एक फ्लोरेसेंट डाई होती है जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA के लिए स्पेसिफिक होती है, उसके लिए वो सेंसिटिव होती है। साइबर ग्रीन की डिटेल्स को अब हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से साइबर ग्रीन डबल स्टैंडर्ड जो प्रत्येक चक्र के पश्चात प्राप्त होता है उसकी क्वांटिटी को हमको रियल टाइम पर ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये जो साइबर ग्रीन है इसका जो अवशोषण की स्पेक्ट्रा है वो 497 नैनोमीटर पर होती है, जबकि जो इसका एमिशन स्पेक्ट्रम है वो 520 नैनोमीटर होता है। जब माध्यम के अंदर हम इस साइबर ग्रीन को ऐड करते हैं और ये साइबर ग्रीन DNA के बनने वाले डबल स्टैंडर्ड DNA के प्रति सेंसिटिव होता है, उसके माइनर ग्रूव के साथ जाकर के ये जुड़ता है। और जब ये डबल स्टैंडर्ड DNA के माइनर ग्रूव के साथ जाकर के जुड़ता है तो ये एक प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA के साथ ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को उपयोग में लेते हुए हम ये देखते हैं कि प्रत्येक चक्र में DNA की क्वांटिटी बढ़ती है, डबल स्टैंडर्ड DNA की क्वांटिटी बढ़ती है। और माध्यम में चूंकि यहाँ साइबर ग्रीन उपस्थित है तो प्रत्येक चक्र में बनने वाले डबल स्टैंडर्ड DNA के साथ ये साइबर ग्रीन जाकर के जुड़ता है और प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। तो प्रत्येक चक्र के पश्चात चूंकि माध्यम में DNA की क्वांटिटी डबल होती जाएगी तो जुड़ने वाले साइबर ग्रीन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और जो RT-PCR है इसके प्रत्येक चक्र के पश्चात जो उत्पन्न होने वाली प्रतिदीप्ति है उस प्रतिदीप्ति की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। इस बढ़ती हुई मात्रा को स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर के द्वारा निरंतर मॉनिटर किया जाता है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इस साइबर ग्रीन डाई के अनेक
एडवांटेजेस हैं, इसके अनेक लाभ हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो एडवांटेज है साइबर ग्रीन के उपयोग करने का वो ये है कि ये डाई, इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इजी या सरल है और इसको उपयोग में लेना भी काफ़ी आसान है। ये तुलनात्मक दृष्टि से जो अन्य डिटेक्टर्स हैं उसकी तुलना में सस्ती डाई है, ये प्रभावी है यानी इफेक्टिव है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के प्रति ये सेंसिटिव भी होती है। लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है और वो ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिटेक्टर है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की ये डाई है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो प्राइमर्स हमने डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज बनाने के लिए उपयोग में लिए हैं पीसीआर में, अगर वो किसी गलत स्थान पर जाकर के अटैच होते हैं तो जो नॉन रिक्वायर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो माध्यम में बनने लगेगा और ये जो साइबर ग्रीन डाई है वो उस बनने वाले नॉन स्पेसिफिक डीएनए के साथ भी जाकर के फ्लोरेसेंट सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगी और इस प्रकार से जो आंकड़े, जो परिणाम हमें प्राप्त होंगे वो एररफुल होंगे, उनमें गलती होने की संभावना है। लेकिन इस जो डिसएडवांटेज है इसको हाईली स्पेसिफिक आरएनए प्राइमर्स का उपयोग करते हुए इसको ओवरकम किया जा सकता है। अब हम जो दूसरी प्रकार के महत्वपूर्ण डिटेक्टर है जिसको कि हम स्पेसिफिक डिटेक्टर के नाम से जानते हैं और उसका जो ब्रांडेड नेम है टेकमेन प्रोब, ये डीएनए प्रोब्स होते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब होते हैं और इस ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब में जो डीएनए सीक्वेंस हमको पीसीआर में मल्टीप्लाई करनी है, एम्प्लीफिकेशन करना है, उसकी कुछ सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक होती है। इसके 5 प्राइम एंड पर एक फ्लोरोफोर अटैच होता है जबकि इसके 3 प्राइम एंड पर एक क्वेंचर जुड़ा हुआ रहता है और ये फ्लोरोफोर निरंतर इससे फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। पर चूंकि ये कैंचर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो इससे उत्पन्न होने वाले फ्लोरोफोर को FTER फ्लोरेसेंस ट्रांसफर एनर्जी रेजोनेंस के द्वारा, कैंचर के द्वारा लगातार अवशोषित किया जाएगा और जब तक कि ये कैंचर और फ्लोरोफोर साथ साथ में उपस्थित है, फ्लोरोफोर से किसी प्रकार की प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस हमको प्राप्त नहीं होगा। इस फ्लोरोफोर को रिपोर्टर डाई के नाम से भी जानते हैं और ये हमेशा जो प्रोब है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब, इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर ही उपस्थित होती है। यहाँ पर हम इस टेकमेन प्रोब की जो कार्य पद्धति है उसको और विस्तार से समझ सकते हैं। इस 5 प्राइम एंड पर उपस्थित जो रिपोर्टर डाई है, इस रिपोर्टर डाई पर प्रकाश के स्रोत के द्वारा जब इसको उद्दीपन किया जाता है तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम उत्पन्न करती है, परंतु ये कैंचर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ होने के कारण से इससे उत्पन्न सारे फ्लोरेसेंस को कैंचर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और माध्यम में या सैंपल ट्यूब में फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति उत्पन्न नहीं होती है। ये तभी संभव है, इसमें प्रतिदीप्ति उत्पन्न होना तभी संभव है जब ये रिपोर्टर डाई या जो फ्लोरोफोर है ये यहाँ से इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब से विघटित हो जाए और कैंचर और रिपोर्टर डाई माध्यम में अगर अलग अलग उपस्थित हैं तो फिर ये कैंचर अपना काम नहीं कर सकता, ये रिपोर्टर डाई से उत्पन्न होने वाली प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस को इनहिबिट नहीं करता है। इस स्पेसिफिक डिटेक्शन जो टेकमेन प्रोब है, इस प्रोब की जो कार्य पद्धति है वो आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में समझाई गई है। तो यहाँ इस स्टेप पर हम देखते हैं हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और पीसीआर मशीन के अंदर इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को
टेम्परेचर को 95 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर डीनेचर करवाया जाता है। और इस डीनेचरेशन के कारण से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, पीसीआर मशीन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्राप्त होता है। थर्मोसाइक्लर के द्वारा अब प्राइमर एनिलिंग के लिए टेम्परेचर को 58 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है और इस 58 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो प्राइमर्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव स्ट्रैंड्स पर जाकर जुड़ते हैं। इसके साथ साथ माध्यम में उपस्थित ये टेकमैन प्रोब भी, चूंकि ये जीन स्पेसिफिक प्रोब है और ये जीन स्पेसिफिक प्रोब जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स हैं उनसे अपनी स्पेसिफिक साइट लोकेशन पर जाकर के ये जुड़ जाता है। अगली स्टेप में हम देखते हैं जो थर्मोसाइक्लर है उसके द्वारा टेम्परेचर को अब एक्सटेंशन फेज के लिए बढ़ाया जाता है, 72 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है। और यहाँ पर जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की जो स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उसका निर्माण शुरू करते हैं, प्रतिलिपि बनाना शुरू करते हैं। और ये अपनी प्रतिलिपि बनाते हुए ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है इसकी एक और कार्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और वो कार्य है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के थ्रू ये जो टेकमैन प्रोब इस डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, इस डीएनए टेकमैन प्रोब को विघटित करने का कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे ही ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रोब के नज़दीक पहुंचता है, यहाँ पहुंच करके ये जो रिपोर्टर फ्लोरेसेंस फ्लोरोफोर डाई है इसको विघटित कर माध्यम में स्वतंत्र कर देता है। और ये टेक पॉलीमरेज निरंतर प्रतिलिपि बनाते हुए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है और फिर ये क्वेंचर को भी विघटित कर माध्यम में फ्री कर देता है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो डीनेचुरेशन फेज में बना था, अब एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से माध्यम में 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्राप्त हो जाते हैं और माध्यम के अंदर ये फ्लोरोफोर या रिपोर्टर डाई भी स्वतंत्र रूप से आ जाती है। ऐसी स्थिति में ये डाई, ये फ्लोरोफोर डाई लगातार फ्लोरेसेंस उत्पन्न करती है। इन फ्लोरेसेंस को स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है और प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कंप्यूटर के द्वारा नियमित रूप से निरंतर रूप से किया जाता है। और हम यहाँ ये देखते हैं कि चूंकि माध्यम में ये जो डाई है, ये टेकमैन प्रोब है, ये उपस्थित रहते हैं और प्रत्येक चक्र में हम ये देखते हैं कि डीएनए की क्वांटिटी डबल होती चली जाती है और जो स्वतंत्र हुए फ्लोरोफोर है, इस स्वतंत्र होने वाले फ्लोरोफोर या रिपोर्टर डाई की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। इस बढ़ती हुई डाई या फ्लोरोफोर या इनसे निकलने वाले जो प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस की मात्रा है, इस मात्रा को जैसे यहाँ देखिए आप, ये प्रारंभ में फ्लोरोफोर जो स्वतंत्र हुआ है उसकी मात्रा कम है, दूसरे चरण में जो स्वतंत्र होने वाला फ्लोरोफोर है इसकी मात्रा बढ़ गई और इसके कारण से उत्पन्न होने वाले जो प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस है इसकी क्वांटिटी भी आनुपातिक रूप से बढ़ती चली जाती है। इस बढ़ती हुई आनुपातिक फ्लोरेसेंस की मात्रा को सीसीडी कैमरा के द्वारा निरंतर मॉनिटर किया जाता है और ये क्वांटिटी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा लगातार सिस्टम के अंदर ज्ञात कर ली जाती है। ये टेकमैन जो मेथड है, इस टेकमैन मेथड के कई एडवांटेजेस हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये मेथड काफ़ी स्पेसिफिक है। और जैसा हमने देखा, चूंकि ये जो प्रॉब है ये जीन स्पेसिफिक होता है और ये स्पेसिफिक जीन का जब पीसीआर के अंदर एम्प्लीफिकेशन होता है तो उसी के बारे में आंकड़े लगातार देता रहता है।
दूसरा एक महत्वपूर्ण इसका लाभ ये है कि इसके द्वारा हम मल्टीप्लेक्स RT-PCR यहाँ पर कर सकते हैं। और मल्टीप्लेक्स RT-PCR वह तकनीक है जिसमें एक ही सैंपल ट्यूब के अंदर अलग अलग जीन्स को लेकर के उन जीन्स की प्रतिलिपियां प्राप्त की जाती है और उन जीन्स की बनने वाली मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं जैसे 2 जीन है हमारे पास, G1 G2। इन G1 के लिए जो टैकमैन प्रोब लिया गया वो स्पेसिफिक प्रोब है और इसके जो 5 प्राइम एंड है इस पर जो फ्लोरोफोर लिया जा रहा है वो नीले रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा, जबकि जो G2 है इसके लिए जो प्रोब इस्तेमाल किया गया है टैकमैन प्रोब, इसके अंदर जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी वो लाल रंग की होती है। इसके साथ इसमें तीसरा चौथा जीन लिए जा सकते हैं और एक ही ट्यूब में अलग अलग जीन्स की प्रतिलिपियां प्राप्त करते हुए भी उनसे प्राप्त जो फ्लोरेसेंस है उनके आंकड़े स्वतंत्र रूप से प्राप्त होंगे और उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है। उन जीन्स की क्वांटिटी को प्रत्येक स्टेप के ऊपर ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि के अनेक डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये माध्यम जो है ये हार्ड टू सीक्वेंस है। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कई बार इसमें हमें फॉल्स रिजल्ट्स भी प्राप्त होते हैं और इसका जो कारण है फॉल्स रिजल्ट्स का वो ये है कि कई बार जो कैंचर है ये कैंचर जो फ्लोरोफोर है या रिपोर्टर डाई है उनसे निकलने वाली फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति को इनहिबिट नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में यदि डीएनए की सीक्वेंस डबल नहीं भी हुई है तो हमें बढ़ती हुई फ्लोरेसेंस से आभासी जो प्रतिलिपियां बन रहे हैं उनके आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये तकनीक बहुत ही महंगी है, हाईली एक्सपेंसिव है। इस रियल टाइम पीसीआर टेक्निक के अनेक अनुप्रयोग हैं और जैसा प्रारंभ में मैंने आपसे बताया था कि इस RT-PCR या रियल टाइम पीसीआर है, इसका उपयोग वर्तमान समय में हम जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की जानकारी प्राप्त करते हैं। और चूंकि ये हम जानते हैं कि जो SARS-CoV-2 या nCoV-19 या कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, ये एक RNA वायरस है और ये RNA वायरस इस रियल टाइम पीसीआर टेक्निक के द्वारा इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कई बार हम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर RT-PCR इसको जो रियल टाइम पीसीआर है इसके साथ कंफ्यूज करते हैं, परंतु ये जो रियल टाइम पीसीआर है इसका एक प्रकार से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक है वो इसका एक अनुप्रयोग है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो पीसीआर टेक्निक है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो RNA वायरसेस हैं जैसे HIV या सार्स वायरस, मर्स वायरस और वर्तमान में भी जो नोवेल कोरोना वायरस है इसकी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार जो नॉर्मल सेल है, जो सामान्य कोशिका है, उसको हम जो कैंसर वाली कोशिका है उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें जो कैंसर सेल है, चूंकि कैंसर सेल में कई इस प्रकार के जीन अभिव्यक्त होते हैं जो कि सामान्य कोशिकाओं में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, उनकी जानकारी इस टेक्निक के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो RNA वायरस है, इस RNA वायरस को वायरस के अंदर उपस्थित RNA को आइसोलेट करके और उससे DNA की सीक्वेंस बनाते हुए उसको रियल टाइम पर हम इस RT-PCR या रियल टाइम PCR के द्वारा क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो RNA या मैसेंजर RNA से जो DNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया जाता है
उस प्रक्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमको कुछ आवश्यकताएं होंगी। जो सबसे पहली आवश्यकता होगी, इसमें पेरेंट आरएनए या पेरेंट मैसेंजर आरएनए हमको आवश्यक होगा, और ये किसी आरएनए वायरस या कैंसर सेल के द्वारा मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करके उसको उपयोग में लिया जाता है। दूसरी जो आवश्यकता होगी वहाँ पर वो डीएनए कंटेंट्स या डीएनटीपीज की आवश्यकता होगी, और फिर से इसमें डीसीटीपी, डीएटीपी, डीजीटीपी और डीटीटीपी की हमको आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण एंजाइम यहाँ आवश्यक होगा, और उस एंजाइम को हम आरएनएस एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये आरएनएस एंजाइम आरएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। साथ ही इसमें प्राइमर और हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करने वाले या हीट रेजिस्टेंट डीएनए पॉलीमरेसेस, जिसमें टेक पॉलीमरेस को हम जानते हैं, उसकी आवश्यकता रहेगी। और एक महत्वपूर्ण एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसकी आवश्यकता रहेगी। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इस आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने में आवश्यक होता है। इन स्टेप्स के माध्यम से हम यहाँ इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए या वायरस से अलग किया हुआ आरएनए का स्ट्रैंड होता है, और इस आरएनए स्ट्रैंड को ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की माध्यम से इस आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड तैयार कर ली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो आरएनए या मैसेंजर आरएनए जो हमने आइसोलेट करके लिया था, अब उसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की पूरी स्ट्रैंड प्राप्त हो गई है। आरएनएस एंजाइम के माध्यम से अब जो आरएनए का स्ट्रैंड है, उस आरएनए स्ट्रैंड को पहले डीनेचर करके और उसको विघटित कर लिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये पूरा विघटित आरएनए इस सैंपल ट्यूब के अंदर है। साथ ही जो टैक पॉलीमरेस एंजाइम है, इस टैक पॉलीमरेस एंजाइम के द्वारा थर्मोसाइक्लर के प्रोसेस के थ्रू हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्राप्त कर लेते हैं। इन पूरी स्टेप्स के अंदर हम देखते हैं, जो पहली स्टेप है आरएनए या मैसेंजर आरएनए आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के द्वारा एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड प्राप्त करना, फिर आरएनएस एंजाइम के द्वारा जो आरएनए का स्ट्रैंड है उसको विघटित करना, और टेक पॉलीमरेस के द्वारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यहाँ पर प्राप्त करना। अब हम ये आरटी-पीसीआर की यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के माध्यम से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्राप्त कर लेते हैं, और आरटी-पीसीआर की जो स्टेप्स है, जिनमें टेकमैन प्रोब या साइबर ग्रीन डाई को इस्तेमाल करते हुए उस डीएनए से पीसीआर या थर्मोसाइक्लर के द्वारा उनकी क्वांटिटी को एम्प्लीफाई किया जाता है, और प्रत्येक चक्र के पश्चात बनने वाले डीएनए की मात्रा को लगातार स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। हम इस रियल टाइम पीसीआर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, उस शब्दावली और कुछ डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस को इस इमेज के माध्यम से और आने वाली कुछ स्लाइड्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक बेस लाइन है, यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लाइन है, एक CT वैल्यू या CQ वैल्यू या CP वैल्यू ये, और एक प्लेटो जो कर्व है इसके बारे में, और एक्सपोनेंशियल फेज इसके बारे में कुछ जो परिभाषाएं हैं उनको हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। ये जो कर्व है, इस कर्व को एम्प्लीफिकेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। इसके जो एम्प्लीफिकेशन प्लॉट है, इसके एक्स एक्सिस पर जो पीसीआर साइकिल्स है
उन साइकिल्स के नंबर्स को रखा जाता है और इसको जो फ्लोरेसेंस की मात्रा है उस मात्रा के अगेंस्ट वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पीसीआर साइकिल्स के अंदर जो रिपोर्टर फ्लोरेसेंस सिग्नल्स हमको प्राप्त होते हैं, परंतु इन सिग्नल्स को इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और साइकिल 3 से लेकर के और साइकिल 15 तक प्राप्त होने वाले ऐसे फ्लोरेसेंस सिग्नल्स जिनको कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको हम बेस लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण टर्म यहाँ पे काम आती है वो है डेल्टा आर एन, और ये डेल्टा आर एन डेल्टा आर एन एफ माइनस डेल्टा आर एन बी वैल्यू है, जहाँ पर डेल्टा आर एन एफ किसी भी स्टेप पर प्राप्त होने वाले फ्लोरेसेंस सिग्नल की मात्रा है, जबकि आर एन बी ऐसी मात्रा है जो कि जो फ्लोरेसेंस सिग्नल्स थ्रेस होल्ड जो फ्लोरेसेंस सिग्नल्स हमको बेस लाइन पर प्राप्त होते हैं उनकी मात्रा है। तो डेल्टा आर एन यहाँ पर हम देखते हैं डेल्टा आर एन एफ माइनस डेल्टा आर एन बी है, जहाँ पर डेल्टा आर एन एफ किसी भी पॉइंट पर प्राप्त होने वाले फ्लोरेसेंस सिग्नल की मात्रा है, जबकि जो डेल्टा आर एन बी है वो बेस लाइन पर प्राप्त होने वाले सिग्नल्स की मात्रा है। जो थ्रेशोल्ड लाइन है ये एक आर्बिट्री लाइन है जिसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है, और इस थ्रेशोल्ड लाइन को प्राप्त करने के लिए जो पीसीआर साइकिल 3 है और पीसीआर साइकिल 15 है, इन 3 to 15 साइकिल्स के जो एवरेज फ्लोरेसेंस सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, इन सिग्नल्स के एवरेज के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको 10 टाइम्स उनके स्टैंडर्ड डेविएशन की 10 टाइम वैल्यू को थ्रेशोल्ड वैल्यू के नाम से जाना जाता है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ये थ्रेशोल्ड लाइन जो एम्प्लीफिकेशन प्लॉट हम तैयार करते हैं वहाँ पर इसको ड्रॉ किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो वैल्यू है उसको हम CT वैल्यू या CP या CQ वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम थ्रेशोल्ड साइकिल वैल्यू भी कहते हैं। ये वैल्यू वह वैल्यू है जहाँ पर जो फ्लोरेसेंस की प्राप्त होने वाली मात्रा, फ्लोरेसेंस के प्राप्त होने वाली मात्रा को CT वैल्यू एक महत्वपूर्ण वैल्यू है, और यह वैल्यू पीसीआर साइकिल्स की वह संख्या है जहां पर जो एम्प्लीफिकेशन कर्व है, ये एम्प्लीफिकेशन कर्व थ्रेशोल्ड लाइन को इंटरसेप्ट करता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इनिशियली अगर जो डीएनए है या आरएनए जो सीक्वेंस है उनकी मात्रा अगर अधिक होगी तो जो CT वैल्यू है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इनिशियली अगर जो सीक्वेंस डीएनए या आरएनए उसकी मात्रा बहुत कम है तो जो CT वैल्यू या पीसीआर साइकिल्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू बहुत अधिक होगी। वो आगे कुछ प्लॉट्स के एम्प्लीफिकेशन प्लॉट या एम्प्लीफिकेशन कर्व के थ्रू हम इसको समझेंगे। यहाँ फिर से ये दिखाया हुआ है, ये एक थ्रेशोल्ड लाइन है जो कि साइकिल 3 to साइकिल 15 के एवरेज जो फ्लोरेसेंस सिग्नल है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के 10 टाइम्स की वैल्यू के बराबर होती है। इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा कैलकुलेट करके यहाँ ड्रॉ किया जाता है। इस लाइन को हम मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो बेस लाइन है वो बेस लाइन साइकिल 3 to 15 के द्वारा प्राप्त होने वाले फ्लोरेसेंस सिग्नल्स है,
जो कि इंस्ट्रूमेंट के डिटेक्शन लिमिट के बिलो होते हैं। जो CT वैल्यू है, ये CT वैल्यू जो फ्लोरेसेंस सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स में PCR साइकिल की वह संख्या जहां पर ये थ्रेशोल्ड लाइन को इंटरसेप्ट करती है, ये CT वैल्यू होती है। और ये एक महत्वपूर्ण वैल्यू है, और ये वैल्यू हमको ये बताती है कि यदि इनिशियली जो सैंपल है उस सैंपल में DNA सीक्वेंस की मात्रा ज़्यादा है तो ये CT वैल्यू हमेशा कम रहेगी, और इनिशियली अगर जो DNA या RNA की सीक्वेंस है वो कम है तो जो CT वैल्यू है वो हमेशा हायर होगी। इसके साथ ही इस एम्प्लीफिकेशन कर्व पर हम यहाँ एक प्लेटो फेज देखते हैं, और ये प्लेटो फेज यहाँ पर ये दिखाता है कि कुछ समय के पश्चात, एक निर्धारित समय के पश्चात जो DNA प्रतिलिपियाँ तैयार होती है PCR के अंदर, उनकी मात्रा स्थिर हो जाती है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो पॉलीमरेज एंजाइम है, उस पॉलीमरेज एंजाइम के नॉन एक्टिवेशन के कारण से होती हैं। इसके साथ साथ माध्यम में उपस्थित जो कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स की भी क्वांटिटी लगातार घटने के कारण से ये प्लेटो हमको प्राप्त होता है। इसके दूसरी तरफ ये जो दर्शाया गया ये एक्सपोनेंशियल फेस है, और इस फेस के अंतर्गत जो बनने वाले DNA की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी चर घातांक यानी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी में बनती है लगातार। ये कुछ एम्प्लीफिकेशन प्लॉट्स हैं, और इन प्लॉट्स के थ्रू किस प्रकार से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेटा एनालिसिस का कार्य करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो प्लॉट है, इसके अंदर जो CT वैल्यू है इस एम्प्लीफिकेशन कर्व के लिए ये हमको लगभग 22 ऐसा दिखाई देती है, जबकि इस प्लॉट के अंदर यहाँ हम देखते हैं इसके लिए जो CT वैल्यू है वो 31 हमको दिखाई दे रही हैं। जबकि इस एम्प्लीफिकेशन प्लॉट में हम देखें तो CT वैल्यू यहाँ पर 4-5 के आसपास हमको दिखाई दे रही हैं, जबकि इस स्थान पर हमको जो CT वैल्यू है इस सैंपल के लिए वो 30 दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि ये ओवरलैपिंग 3 लाइंस फ्लोरेसेंस की हमको इस एम्प्लीफिकेशन कर्व में प्राप्त होती है। इस कर्व के अंदर भी हमको एक से अधिक ओवरलैपिंग लाइंस प्राप्त हो रही है। साथ में इस कर्व के अंदर भी हमको कई ओवरलैपिंग लाइंस एक साथ दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ है और यहाँ पर भी ओवरलैपिंग लाइंस हमको प्राप्त होती है। ये जो ओवरलैपिंग लाइंस है वो हमको ये दर्शाती है कि एक ही जो DNA सीक्वेंस है उस DNA सीक्वेंस के रेप्लिकेट सैंपल्स इस PCR के अंदर लिए गए, और इस कारण से इसकी जो ओवरलैपिंग लाइंस है वो हमको प्राप्त होती है। और ये ओवरलैपिंग लाइंस इस RT-PCR से प्राप्त होने वाले आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी और उसकी रियलिटी को बताती है। ये RT-PCR अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी के आंकड़े हमको प्राप्त हो उसके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, जो प्राइमर डिजाइनिंग है वो फुल प्रूफ होना चाहिए, हाईली स्पेसिफिक प्राइमर्स माध्यम के अंदर होने चाहिए, और जो DNA और RNA जो कि टेम्पलेट के रूप में हम यहाँ काम में लेने जा रहे हैं, उन DNA और RNA की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी अगर होगी तो हमको गुड क्वालिटी रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। इस RT-PCR टेक्निक के अंदर हमको अगर यह पता करना है कि जो DNA सीक्वेंस स्पेसिफिक रूप से हमने ली है उसी का एम्प्लीफिकेशन हुआ है, या कोई अनडिजायर्ड DNA
नॉन स्पेसिफिक डीएनए माध्यम के अंदर उसका एम्प्लीफिकेशन तो नहीं हो गया है, उसको देखने के लिए हम मेल्ट कर्व्स प्रिपेयर करते हैं। और जैसा हम जानते हैं, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस आरटी-पीसीआर के अंदर बनता है तो हमको फ्लोरेसेंस सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हायर टेम्परेचर पर ले जाकर के थर्मोसाइक्लर से उसके टेम्परेचर को 95 डिग्री सेल्सियस या जो डीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर है उस स्तर पर ले जाया जाएगा, तो जो प्राप्त होने वाले फ्लोरेसेंस सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि माध्यम के अंदर अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होंगे। तो जो डिटेक्टर्स हैं वो डिटेक्टर्स फ्लोरेसेंस उत्पन्न नहीं करेंगे, और ऐसी स्थिति में हमको मेल्ट पीक्स प्राप्त होते हैं। उन मेल्ट पीक्स को देख करके हम जो सीक्वेंस हमको दी गई है उस सीक्वेंस के साथ अनडिजायर्ड डीएनए अगर है तो उसको हम देख सकते हैं। यहाँ अगर हमको मल्टीपल पीक्स मेल्ट पीक्स प्राप्त होती है तो ये क्लियरली दिखाता है कि जो डीएनए स्पेसिफिक डीएनए हमको दिया गया था, उस स्पेसिफिक डीएनए के साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड जो डीएनए है उसका भी एम्प्लीफिकेशन हो गया है, और वो जो प्राप्त आंकड़े हैं वो काम के नहीं हैं। तो ये मेल्ट कर्व इस टेक्निक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जो नोवेल कोरोना वायरस है इसके कुछ जीन्स को दिखाया गया है, और इस आरटी-पीसीआर नोवेल कोरोना वायरस को करने के लिए कई स्थानों पर आरडीआरपी जीन को उपयोग में लिया जा रहा है, कई स्थानों पर ई जीन को उपयोग में लिया जा रहा है। और भारत के अंदर एक जो फर्म है जिसने जो किट तैयार किया है, उस किट में एन जीन के लिए प्राइमर्स और एन जीन के बनने वाले टैकमैन प्रोब्स को तैयार करके और इस टेक्निक को काम में लिया जाता है। इस रियल टाइम पीसीआर टेक्निक के मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के अतिरिक्त अनेक और एप्लीकेशंस हैं। उनमें क्वांटिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये इसका एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। इसके साथ कॉपी नंबर एनालिसिस और डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इसके और अनुप्रयोग हैं। तो इस पूरे जो आरटी-पीसीआर है, इस आरटी-पीसीआर के कुछ की इश्यूज है जिनको एक बार हम यहाँ समअप करेंगे, समराइज करेंगे। तो इसमें जो पहला की इश्यू है वो ये है कि ये आरटी-पीसीआर टेक्निक, इसने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के अंदर एक रिवोल्यूशनरी यानी एक क्रांति उत्पन्न की है। दूसरा, इस आरटी-पीसीआर के थ्रू हाई थ्रूपुट ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए हम एक कम समय में डेटा या आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। जो ड्यूअल लेबल्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड फ्लोरेसेंस प्रॉब्स हैं और टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इस रियल टाइम पॉलीमरेज जो टेक्निक है, इस टेक्निक में एक ब्रेक थ्रू का काम किया है। जो सीटी वैल्यू है, ये सीटी वैल्यू को हम फिर से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीटी वैल्यू जो है, जो रियल टाइम पीसीआर है उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और ये सीटी वैल्यू जो है वो एक एक्यूरेट और रिप्रोड्यूसिबल जब प्राप्त होती है तो हम किसी भी जो सैंपल है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने की बात करते हैं। जो थ्रेशोल्ड साइकिल है ये बेसिकली फ्रैक्शनल पीसीआर साइकिल के नंबर है जहां पर जो रिपोर्टर फ्लोरेसेंस वो मिनिमल डिटेक्शन लेवल से ऊपर होते हैं, या फ्लोरेसेंस सिग्नल की वह मात्रा जहां पर वो थ्रेशोल्ड जो लाइन है उसको इंटरसेप्ट करता है। जो रियल टाइम पीसीआर है, इस रियल टाइम पीसीआर के अंदर हम डेटा को दो तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं। जो पहला मेथड है उसमें स्टैंडर्ड कर्व मेथड है, और दूसरा जो मेथड है वो मेथड
कंपेरेटिव थ्रेशोल्ड मेथड है, जिसको हमने पीछे कुछ स्लाइड्स में देखा था, समझने की कोशिश की थी। कई सारी डिटेक्शन मेथड्स अवेलेबल है, पिछली कुछ स्लाइड्स में इसको समझाया गया था। उसमें जो टैकमैन प्रोब है या हाइड्रोलिसिस प्रोब, इसको हमने डिटेल से देखा था। जो ड्यूअल हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स हैं, इन डिटेक्शन मेथड्स के द्वारा भी क्वांटिटेटिव पीसीआर या आरटी पीसीआर को परफॉर्म किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर बीकन्स हो सकते हैं, इसमें काम में लिए जा सकते हैं। स्कॉर्पियन प्रोब्स को भी कई प्रयोगशाला के अंदर एक डिटेक्टिव मेथड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और साइबर ग्रीन, जिसको डिटेल में हमने यहाँ पर एक देखा था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अत्यंत ही सेंसिटिव वो डाई है, उसको आरटी-पीसीआर के अंदर उस उपयोग में लिया जाता है। जो रियल टाइम पीसीआर है, इसमें एक हाउस कीपिंग जीन को भी साथ में लेकर के और उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इस प्रकार से जो रियल टाइम पीसीआर है, वर्तमान में बहुत ही एक पॉपुलर टेक्निक के रूप में काम में ली जा रही है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जितना जो नोवेल कोरोना वायरस के सैंपल्स के डिटेक्शन का कार्य पूरे विश्व में किया जा रहा है, वो आरटी-पीसीआर टेक्निक के द्वारा ही किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।